नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल सिंह जय हिंद अभियान से। आज 9 मई महान गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती है। आज चलो जानते हैं गोखले जी के बारे में। मैं विस्तार से आप लोगों से बात करता हूं। गोपाल कृष्ण गोखले जी का जन्म 9 मई सन 1866 ईस्वी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक कोतलो ग्राम में महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब उनकी आयु 13 वर्ष की थी तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया और गोखले को अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा। वे प्रायः सड़क की बत्ती की रोशनी में बैठकर पढ़ते थे तथा स्वयं हाथ से खाना पकाकर खाते थे। सोचिए आप, उनमें लगन व अथक परिश्रम करने की क्षमता थी। सन 1884 ईस्वी में 18 वर्ष की आयु में बंबई के एल्फिस्टन कॉलेज के स्नातक की उपाधि प्राप्त की और पूना के एक अंग्रेजी स्कूल में अध्यापक हो गए। यह स्कूल आगे चलकर प्रसिद्ध फर्ग्यूसन महाविद्यालय के रूप में विकसित हुआ और गोखले सन 1902 ईस्वी में उसके आचार्य पद से रिटायर हुए थे। यद्यपि वे इतिहास और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, किंतु गणित में विशेष योग्यता रखते थे तथा अंग्रेजी भाषा के प्रति उनका विशेष लगाव था। उन्होंने एडमंड बर्ग की पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कंठस्थ कर बर्ग से न केवल भाषण कला की प्रेरणा प्राप्त की बल्कि ब्रिटिश रूढ़िवाद को भी अपना लिया। गोखले का उदारवादी चिंतन तथा उनके क्रांति विरोधी विचार बर्ग के विचारों से ही प्रभावित थे। गोखले ने अपना जीवन एक शिक्षक के रूप में आरंभ किया। वे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के आजीवन सदस्य बन गए तथा अल्प वेतन पर लगातार 20 वर्षों तक इसकी सेवा की। आर्थिक वैभव और जीवन के सभी सुखों को त्याग कर उन्होंने समाज सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। जिस समय वे फर्ग्यूसन कॉलेज में कार्यरत थे तब उनकी भेंट महादेव रानाडे से हुई थी। वे गोखले की बुद्धिमत्ता और कर्तव्य परायणता से अत्यधिक प्रभावित हुए। रानाडे के मार्ग निर्देशक में उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन आरंभ किया। वे रानाडे को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। रानाडे के संरक्षण में उन्होंने संवैधानिक कार्य प्रणालियों को सीखा और प्रत्यक्ष रूप से वे सार्वजनिक कार्यों से संबंधित हुए। रानाडे ने उन्हें सार्वजनिक हितों की मांग करने के लिए सरकार को ज्ञापन एवं याचिकाएं देने का कार्य सौंपा, जिससे उन्हें विधायी कार्यों को दक्षता से निभाने का प्रशिक्षण मिला। रानाडे ने उन्हें पूना की सार्वजनिक सभा का सचिव बनवा दिया। यह सभा बंबई प्रदेश की मुख्य राजनीतिक संस्था थी। अतः इस संस्था का कार्य करते हुए गोखले प्रांत के प्रमुख व्यक्तियों में गिने जाने लगे। फर्ग्यूसन कॉलेज के विस्तार के लिए धन एकत्रित करने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र का दौरा करना पड़ता था, इसलिए वे कई व्यक्तियों के संपर्क में आए। फर्ग्यूसन कॉलेज के सहकर्मी के रूप में वे तिलक और आगरकर के संपर्क में आए थे। वे तिलक को अत्यधिक श्रद्धा से देखते थे, परंतु उनके विचारों से सहमत नहीं थे। तिलक से वैचारिक मतभेद के कारण महाराष्ट्र में 2 गुट बन गए, रानाडे और गोखले। एक गुट में तथा दूसरे में तिलक तथा उनके सहयोगी थे। सन 1896 ईस्वी में तिलक ने पूना की सार्वजनिक सभा पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अतः गोखले ने सार्वजनिक सभा से त्याग पत्र दे दिया और रानाडे के मार्ग निर्देशक में दक्कन सभा की स्थापना की। 31 वर्ष की आयु में ही दक्कन सभा ने उन्हें इंग्लैंड में वेल्वी आयोग के समक्ष सभा का प्रतिनिधित्व करने भेजा। नौकरियों का भारतीकरण करने तथा सेना के व्यय को कम करने के संबंध में उन्होंने आयोग के समक्ष जो तर्क प्रस्तुत किए उससे अत्यंत ही प्रभावित हुआ। सन 1899 ईस्वी में वे मुंबई व्यवस्थापिक के लिए प्रदेश के केंद्रीय क्षेत्र की नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि चुने गए। विधायक के रूप में उन्होंने सरकार की भू राजस्व नीति की आलोचना की और भूमि हस्तांतरण अधिनियम को सरकारी बहुमत से पारित किए जाने के विरोध में अन्य चुने हुए सदस्यों के साथ परिषद से बहिर्गमन किया। उन्होंने जिला नगर पालिका अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव का भी विरोध किया तथा उसकी कमियों को दूर करने के लिए सुझाव दिए। सन 1902 ईस्वी में वे केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य चुने गए। अनेक सार्वजनिक
हितों एवं समस्याओं पर गोखले ने अपने विचारों से भारत में ब्रिटिश शासन का मार्गदर्शन किया। बजट पर होने वाली बहस में उनके भाषणों का विशेष महत्व माना जाता था। उन्हें न केवल सदस्यों द्वारा बल्कि शासकों द्वारा भी ध्यान से सुना जाता था। लॉर्ड कर्जन के प्रतिक्रियावादी सुधारों का गोखले ने तीव्र विरोध किया। फिर भी कर्जन ने गोखले की विधायी प्रतिभा की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा, ईश्वर ने आपको असाधारण योग्यता दी है और आपने इसको बिना किसी शर्त के देश सेवा में लगा दिया है। गोखले की सफलता का रहस्य उनकी भाषण शैली, तथ्यों का चयन, मृदुभाषिता एवं विचारों की सौम्यता थी। गोखले का अर्थशास्त्र संबंधी गहन ज्ञान था। वे भारतीयों के द्वारा राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखे जाने के पक्ष में थे। इंग्लैंड में प्रवास के दौरान गोखले को पूना के पत्रकारों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बंबई प्रशासन ने प्लेग की रोकथाम के लिए जो कदम उठाए उससे जनमत क्रुद्ध हो उठा है तथा पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी है। पूना से मिली सूचना के आधार पर गोखले ने इंग्लैंड में वक्तव्य दिया कि प्लेग की रोकथाम के दौरान गोरे सिपाहियों ने भारतीय महिलाओं का सील भंग किया, जिससे उन महिलाओं ने आत्महत्या कर ली। गोखले के इस वक्तव्य से ब्रिटिश संसद में सरकार पर प्रश्नों की बौछार शुरू हो गई, किंतु बंबई सरकार ने इस खबर को निराधार पाया। इस पर उन्होंने तुरंत बंबई के गवर्नर से लिखित क्षमा याचना की। इस पर गोखले के विरोधियों ने इनकी तीव्र आलोचना की, किंतु गोखले ने क्षमा याचना से स्पष्टवादिता, सत्यनिष्ठा और निर्भीकता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। गोखले भारत के राजनीतिक तथा सार्वजनिक जीवन में ऐसे कार्यकर्ता तैयार करना चाहते थे जो धर्मनिष्ठ होकर जन सेवा का कार्य कर सके। अतः गोखले ने सन 1905 ईस्वी में भारत सेवक समाज की स्थापना कर देशभक्तों का एक संगठन तैयार किया। इस संगठन के उद्देश्य से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की प्राप्त, भारत तथा ब्रिटेन के संबंधों की अनिवार्यता, भारत में ब्रिटिश शासन ईश्वर के वरदान के रूप में स्वीकार्योक्ति आदि थे। जनता के राजनीतिक शिक्षण, विभिन्न समुदायों में प्रेम एवं सहिष्णुता, स्त्रियों तथा दलितों की शिक्षा का विस्तार, वैधानिक एवं औद्योगिक शिक्षा का प्रचार, भारत में औद्योगिक विकास के लिए प्रयत्न तथा संवैधानिक पद्धति से राष्ट्र हितों का संरक्षण आदि इस सोसाइटी के मुख्य कार्य थे। सन 1905 ईस्वी में गोखले कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में लाला लाजपत राय के साथ इंग्लैंड गए, जहां ब्रिटेन की जनता को भारतीय हितों से अवगत कराया। इंग्लैंड से लौटने पर गोखले ने सन 1906 ईस्वी में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तत्पश्चात वे पुनः इंग्लैंड गए और भारत सचिव मार्ले से भारत में संवैधानिक सुधारों की मांग की। गोखले, तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल जी के निष्कर्ष प्रतिरोध एवं स्वराज्य के कार्यक्रम को उचित नहीं मानते थे। सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन आलोचना का विषय बना तथा 1907 ईस्वी में सूरत कांग्रेस के उदारवादियों व उग्रवादियों के संघर्ष ने उग्रवादियों की लोकप्रियता बढ़ा दी। लेकिन सन 1908 ईस्वी में सरकार के दमन चक्र ने उग्रवादियों की लोकप्रियता छीन कर दी। गोखले चाहते थे कि कांग्रेस में पुनः उग्रवादियों के प्रभाव को रोकने तथा राजनीति में बढ़ती हुई हिंसा को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार को भारत के उदारवादियों के हाथ मजबूत करने चाहिए। इसी दृष्टि से मार्ले मिंटो सुधारों की घोषणा हुई, किंतु गोखले को इन सुधारों से बड़ी निराशा हुई। ब्रिटिश सरकार ने गोखले के कार्यकलापों से प्रभावित होकर उन्हें लॉर्ड इंजलगटन की अध्यक्षता में नियुक्त पब्लिक सर्विसेज कमीशन का सदस्य मनोनीत किया। गोखले के जीवन के अंतिम दिन सन 1912 ईस्वी में वे सुधारों की नई योजना लेकर इंग्लैंड गए। इंग्लैंड से लौटते समय वे दक्षिण अफ्रीका में बसे। भारतीयों पर लगाए गए पंजीयन नियम एवं विशेष कर को वहां की सरकार ने समाप्त करने का आश्वासन दिया। सन 1913 ईस्वी में इजलिंगटन कमीशन की बैठक में भाग लेने इंग्लैंड गए, किंतु अपने गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण कमीशन का कार्य पूरा नहीं कर पाए और पुनः भारत लौट आए।
उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन पूना में व्यतीत किए। बंबई के गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन ने उन्हें भारत में भावी सुधारों की योजना तथा भारतीयों को संतुष्ट करने वाली न्यूनतम सुधारों की योजना का सुझाव देने का आग्रह किया, किंतु अपनी अस्वस्थता के कारण वे पूना से बंबई नहीं जा सके। गोखले के आग्रह पर फिरोज शाह मेहता और आगा खां पूना गए। वहां गोखले ने अपना अंतिम राजनीतिक वक्तव्य दिया, जिसे गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा भी कहा जाता है। आगे चलकर उनका यही वसीयतनामा मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की योजना का प्रारूप बना। इन सुधारों का प्रारूप तैयार करने के 2 दिन बाद ही 19 फरवरी सन 1915 को गोखले ने अपना शरीर त्याग दिया। उदारवादी नेताओं में गोखले एक प्रखर राजनीतिक थे। गोखले ने लाला लाजपत राय का निवेदिता से परिचय करवाया था। निवेदिता भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की नेता थी। राष्ट्रपति महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। बाल गंगाधर तिलक, जो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक प्रतिनिधि थे, गोखले की मृत्यु पर उन्हें भारत रत्न कहकर उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अतः हम कह सकते हैं कि गोखले का एक व्यवहारिक, राजनीतिक और उच्च कोटि के देशभक्त थे। वे एक ऐसे सच्चे देशभक्त थे कि वे अपने कट्टर विरोधी की अच्छाइयों को भी प्रशंसा करते थे। महान समाज सुधारक, देशभक्त गोपाल कृष्ण गोखले जी को मेरा सत सत वंदन, उन्हें मैं नमन करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।